जय साथियों। चलिए मैं आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं और आपको बता दें कि कुछ दिनों से आपका ये क्लास बंद था। इसका कारण था कि मेरे बड़े भाई का शादी था, ठीक है। तो इसी शादी में इंगेज थे, इसी कारण से आपका कुछ दिन से क्लास नहीं चल रहा था या क्लास आपका डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपका एक भी क्लास आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आपको लगातार ये क्लास चलेगा सभी सब्जेक्ट का। मुझे भी टेंशन है आपके एग्जाम से पहले सिलेबस को कंप्लीट कराना, ये मेरा कर्तव्य है और ये हम करके भी रहेंगे, ठीक है। तो आज के बाद आपको सभी विषय का क्लास रेगुलर चलेगा। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में जो मेरा टॉपिक है ये आपका है यानी मोशन, कहा जाए ये आपका है मोशन। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखेंगे। फिर हम देखेंगे वेट और मास, यानी वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और किस तरह से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो जितने भी डीप क्वेश्चन आएंगे ना, सारे प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है तो आप सभी समझते होंगे कि हम लोग जो रास्ता तय करते हैं ना, जो हम लोग रास्ता तय करते हैं उसकी लंबाई क्या होता है, दूरी होता है। डिस्टेंस मतलब दूरी। तो तय की गई पाथ के लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अपना भाषा में कहे तो यानी जो पाथ है उसकी लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या कहते हैं, तो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ तय की रहती है ना उसके लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। अब समझना है कि दूरी जो है ना यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, ठीक है। दूरी क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। अब देखिए हम इसको सभी को इंग्लिश में लिखे हैं ना, इंग्लिश में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि साइंस को इंग्लिश में समझना आसान होता है। हाँ, आपको जब पीडीएफ देंगे उस पीडीएफ में आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट भी रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको जो पीडीएफ मिलेगा ना उसमें आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट रहेगा, ऐसे हम हिंदी में भी समझाते चलेंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस जो होता है ना वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है, ठीक है, अदिश राशि होता है। और डिस्टेंस कैन नेवर नेवर भी निगेटिव, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, नहीं हो सकता है। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, दूरी आपका चाहे तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, चाहे तो आपका पॉजिटिव होगा, चाहे आपका जीरो हो सकता है। जीरो कैसे होगा, टाइम बीत रहा है, कोई व्यक्ति यहीं पे यहीं खड़ा है, ठीक है। मान लो 1 घंटा से वही खड़ा है, हम बोलेंगे तो इस व्यक्ति के द्वारा 1 घंटा में कितना दूरी तय किया है, जीरो किया। क्यों, तो वो चला ही नहीं। और हम चलेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तय होगा, इसीलिए कहेंगे कि दूरी आपका निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। दूरी चाहे तो आपका जीरो होगा या दूरी चाहे तो आपका पॉजिटिव होगा, समझ बात। दूरी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका है स्पीड। स्पीड क्या होता है उसको समझते हैं। स्पीड मतलब गति, स्पीड मतलब गति। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है, क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी यानी दूरी में परिवर्तन, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसको कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखो स्पीड क्या होता है, तो सिंपली हम कहेंगे स्पीड को लिखेंगे, स्पीड को हम लिखेंगे क्या, तो गति बराबर क्या होगा, आप सिंपली कह सकते हो दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, ठीक है। ये आप क्लास 9th पढ़े होंगे, या आप थोड़ा सा 11th की तरफ बोलेंगे तो आप कहेंगे कि देखो भाई ये आप कहते हैं स्पीड ds/dt होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, ds/dt होता है। यहाँ देखो ये क्या है, ये आपका है स्लोप, ध्यान रखना, ये आपका है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
ठीक है। अब आपसे पूछे बताओ भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो हमें स्पीड देगा। ठीक है, हम भी से भले लिखे हैं लेकिन ये स्पीड है। ठीक है, क्या है, स्पीड है। तो आपसे कोई पूछे बताओ भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे, तो क्या देगा, स्पीड देगा। क्या देगा, स्पीड देगा। अब इसी को हम यहाँ करेंगे क्या, इसी को हम लिख देंगे इधर ds बराबर v इंटू डी टी होगा ना। यहाँ से आप ये कर दो, यहाँ से डिस्टेंस आपका आएगा एरिया अंडर v इंटू टी ग्राफ। यहाँ से हम कहेंगे बताओ कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देगा मुझे, डिस्टेंस देगा। तो ये सभी पॉइंट जो है ना, ये सभी पॉइंट आपको जब हम ग्राफ से क्वेश्चन को हल करते हैं ना तब मुझे काम आता है। ठीक है, जब हम ग्राफ से क्वेश्चन को हल करते हैं तब मुझे काम आता है ये स्लोप और एरिया। तो आपसे पूछे कि बताओ भाई कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड देगा। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा मुझे, तो डिस्टेंस देगा। ठीक है, ये यहाँ से 2 पॉइंट निकालता है। आगे आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिंपल बात है। डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, दो बिंदुओं के बीच का जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है ना उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पाथ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पाथ, यानी रास्ते के बीच का जो सबसे कम दूरी होगा ना वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ है, यहाँ है। आप देखो यहाँ से यहाँ जाने का ये भी रास्ता है, देखो ये है और ये बी है। देखो ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है और ये भी सीधे सीधे रास्ता है। इसमें जो सीधे सीधे आपको दिख रहा है ना, सीधी सीधी आपको दिख रहा है ये वाला, ये रास्ता, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सभी क्या है, डिस्टेंस है। तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, रास्ते के बीच का जो सबसे कम दूरी होता है ना उसको हम कहते हैं विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो इसको देखकर आपको एक चीज पता लग रहा होगा कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस से कम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस से कम होता है। लेकिन जब पाथ आपका 1D मोशन हो ना तो कभी कभी आपका ये बराबर ही होता है। मान लो ये एक ही रास्ता है, इधर से आप इधर जाने का, तो उसमें क्या होगा, उसमें दोनों केस में आपका वही दूरी होगा और वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यही इसलिए कहेंगे हम कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो तो दूरी से आपका चाहे तो कम होगा चाहे बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपका जो है डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है, दूरी से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट दूरी के बराबर हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट दूरी से कम होगा, डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होता है, तो सेम बात, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी कैसे कहेंगे, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। सेम बात है, यहाँ से हम लिखेंगे v बराबर डी एस बाई डी टी। हाँ एस क्या है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से हम कहेंगे v बराबर डी एस बाई डी टी। यहाँ देख लो एक चीज और, यहाँ जो आपका है ये क्या है, ये स्लोप है। तो ध्यान रखना यहाँ पर स्लोप ऑफ, स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढाल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और ये क्या देता है, ये देता है आपका वेलोसिटी देता है। ये क्या देता है आपका, वेलोसिटी देता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर दे तो आपका यहाँ से आ जाएगा डी एस बराबर वी इंटू डी टी। ये एरिया अंडर हो गया आपका, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो ये डेल्टा एस यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो जब ग्राफ, जब आपको ग्राफ दिया रहेगा ना और जब ग्राफ से क्वेश्चन आपको हल करना रहेगा तब आपको ये सभी पॉइंट आपको काम आता है। ये सभी स्लोप, एरिया, ये सब आपको काम आता है कब, जब आपको ग्राफ दिया रहता है। ठीक है, ग्राफ दिया रहता है।
इसी को देख लीजिए। आगे चल सकते हैं। आगे आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी गति में वेलोसिटी में परिवर्तन के दर को, वेलोसिटी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन कहते हैं। या इसको इंग्लिश में ध्यान रखो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है? ये आपका होता है ए बराबर dv बाय dt। ए बराबर dv बाय dt। अब देखो ये क्या है? एक्सेलरेशन है। ये क्या है? dv बाय dt। ये है आपका स्लोप ऑफ, ये क्या है? ये आपका स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो आपसे प्रश्न पूछता भी है एग्जाम में कि बताओ भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, यानी ढाल क्या बताएगा? तो ये एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। आगे देखो, आगे आपका क्या है? हाँ, एक चीज और, यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं हम। कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका होगा dv बराबर क्या होगा? a इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ से आपका होगा ये, मान लो आपका ये इनिशियल है, ये फाइनल है। यहाँ से आपका आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होता है? ये आपका एरिया अंडर टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आपसे पूछे कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बताता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बताता है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका है 1D मोशन के लिए। देखो, तो 1D मोशन के लिए कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रखो, इसी से ड्राइव करके आते हैं, कि आप ड्राइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखो आपका भी, हम क्या पढ़े थे अभी हम पढ़े थे, यानी भी बराबर क्या पढ़े थे? ds बाय dt। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, ds बराबर क्या होगा? v इंटू डी टी। ये इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका आएगा s बराबर v इंटू टी। आ गया s बराबर v इंटू टी, यानी डिस्टेंस बराबर, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड, हम भी लिखेंगे कि स्पीड गुने टाइम लिखेंगे। ठीक है, या यही कर सकते आपका डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? स्पीड की वेलोसिटी कर दो, क्या कर दो? वेलोसिटी कर दो, हाँ, गुने टाइम कर दो, गुने टाइम कर दो। ठीक है, ये सब है। अब फिर आपका यहाँ आता है v बराबर u प्लस ए टी। ये ध्यान रखो, ये सभी कब है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यही आपको काम आएगा। बाकी जो आपका 11th का है वो उतना काम नहीं आएगा, और यदि आएगा तो इंटीग्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपका आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। फिर आपका आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक और ध्यान रखना, एस एनथ बराबर, ये आपका काम आएगा, एस एनथ बराबर यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये क्या है? ये आपका एनवा सेकंड में, एनवा टाइम में, एनवा सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा। जैसे आपसे पूछे ना कि बताओ 5वां सेकंड में, यानी 5वां सेकंड वाले 5 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना तय किया है, ये अब निकालना रहेगा। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, एस एन एफ बराबर यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भी आपका फॉर्मूला 1D मोशन में आते हैं यही सब आते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। आगे चल सकते हैं। आगे आपका है सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे देखो, सर्कुलर मोशन क्या होता है? वृत्तीय गति। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपका स्पीड, ये स्पीड क्या है आपका? स्पीड कहेगा आपका कांस्टेंट है। क्या कहेगा? स्पीड आपका कांस्टेंट है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। कभी भी आपका सर्कुलर मोशन में जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगा। क्यों नहीं होगा? तो वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर पॉइंट पे इसका क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ठीक है, इसका वैल्यू मान लो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन ये सॉरी ये क्या हो रहा है आपका? ये डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कहेंगे ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में स्पीड यदि कांस्टेंट रहे, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना,
यदि स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट होगा तभी तो सर्कुलर मोशन होगा। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर दो त्वरण होता है, ठीक है। एक होता है आपका टेंजेंशियल जो टेंजेंट की ओर होता है, एक होता है आपका टेंजेंशियल जो इस टेंजेंट की ओर होता है, और एक होता है आपका नॉर्मल जो इस सेंटर की होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना ए टी यानी एक्सेस ऑफ टेंजेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। लेकिन ए एन जो होता है ना, ए एन ये आपका जीरो नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन ये बनता है कि जब सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो लोग समझते हैं स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। नहीं भाई साहब, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, सॉरी जीरो नहीं होता है। हाँ, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछे, ठीक है, तब जीरो होगा। लेकिन आपका इसका नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन होता है सेंटर की ओर, या आपका ए एन बराबर वी स्क्वायर बाय आर होता है। क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। ए एन बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना वी बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो टाइम पीरियड का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका सर्कुलर मोशन में, और थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। आगे अब आपका है वेट और मास, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इस पॉइंट से भी आप प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई वेट और मास में क्या डिफरेंस है, वेट और मास में क्या डिफरेंस है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। भार जो है ना, वेट जो है ना, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक तरह से फोर्स है। वेट जो है ना, एक तरह से क्या है, ये फोर्स है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि मास जो है ना, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है। मास जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेट जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। अब देखो वेट जो होता है ना, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का वेट हम कैसे निकालेंगे, तो वेट होता है आपका डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। जी क्या है, जी आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये यदि पृथ्वी पर है तो क्या होगा, 9.8 मान होगा जी का। यदि वही चंद्रमा पर चला गया तो जी बाय 6 होता है, ठीक है। तो हर प्लेनेट का जी का मान अलग अलग होता है, इसीलिए किसी वस्तु को हम यदि अलग अलग प्लेनेट पर ले जाएंगे ना, तो उसका वेट आपका अलग अलग होगा, ठीक है। इसीलिए प्रश्न बनता है कि किसी वस्तु को यदि पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर चल जाए तो क्या परिवर्तन आएगा, क्या वेट में परिवर्तन आएगा या आपका द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। ऐसा वेट में परिवर्तन आएगा, क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां जी का मान क्या होगा, जी बाय 6 हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां आपका परिवर्तन होगा कहाँ पर, किस में परिवर्तन होगा, तो वेट में होगा। वेट में, क्योंकि जी पर डिपेंड करता है, और अलग अलग प्लेनेट का जी का मान अलग अलग होता है, समझ रहे हैं। इसीलिए क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा, न कि मास। मास कभी भी किसी वस्तु का चेंज नहीं होगा, आप चाहे चंद्रमा पर लेके चले जाओ, चाहे आप पृथ्वी पर, चाहे आप कहीं पर लेके चले जाओ, ठीक है। वो यदि 10 केजी है तो 10 केजी ही रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु का भार यानी वेट पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, उसको लेके चलेंगे चंद्रमा पर तो जी बाय 6 होता है, यानी 1/6 हो जाएगा, यानी 60 न्यूटन का यहाँ क्या होगा, चंद्रमा पर 10 न्यूटन होगा, समझ रहे हैं। तो बदलाव होगा किसमें, केवल और केवल किसमें, वेट में, केवल केवल वेट में बदलाव होगा, मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप चाहे कहीं लेकर चले जाओ, ठीक है। दूसरा है वेट, कहते हैं किसे, वेट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, एक तरह से फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, किस कारण से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से ये फोर्स लगता है, तो एक तरह से क्या है, वेट एक फोर्स है। अब चलो देखते हैं मास में। मास आपको बता दिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास इज सिंपली द अमाउंट ऑफ द मैटर इन बॉडी, जो बॉडी के अंदर जो मैटर होता है ना, उस मैटर का जो आपका यानी मास होता है, उसको मास कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अमाउंट फिर कह रहा है ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, जबकि इसका क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ऐसा यूनिट पूछिए आपका तो क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से ये बल है, न्यूटन होता है, ठीक है। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है।
जहाँ जी का मान 0 होगा वहाँ आपका वेट 0 होगा, जहाँ जी का मान 0 होगा वहाँ पर वेट क्या होगा, 0 होगा। ये आपका अंतर है वेट और मास में, ठीक है, यानी भार और द्रव्यमान में। तो यदि आपसे प्रश्न कोई पूछे बताओ किसी वस्तु को हम यदि पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर चले जाएंगे तो किसमें बदलाव होगा, भाई किसमें बदलाव होगा, वेट में होगा, G/6 यानी वहाँ जगह कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मास में कोई बदलाव होगा, जैसे 10 केजी है तो वहाँ भी 10 केजी ही रहेगा, ठीक है। आगे चल सकते हैं। आगे आपका अब है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको पता होगा, न्यूटन्स का 3 नियम है, गति का 3 नियम है, और 3 नियम यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो पहला आपका है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अ बॉडी इन अ मोशन रिमेन इन अ मोशन, यदि कोई वस्तु, यदि कोई बॉडी गति में है तो वो हमेशा गति में ही रहेगा, समझ रहे हैं, यदि कोई वस्तु गति में है तो वो हमेशा गति में ही रहेगा, या अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तब तक वो क्या करेंगे, यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यानी स्टेट ऑफ मोशन, इसके जो अवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, ठीक है। इसी के हिंदी में कहेंगे कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, ठीक है, बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये क्या है, ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं किसको, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। क्योंकि जड़त्व का नियम क्या कहता है, कहते हैं कि गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की इस प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं, यानी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसीलिए कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, समझ रहे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब दूसरा है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो इसको ना बहुत सारे स्टूडेंट इतना ही समझता है कि F बराबर एम ए जो है ना यही आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है, लेकिन ये न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है भाई, ये इसका रिजल्ट है, न्यूटन के सेकेंड लॉ का ये क्या है, ये रिजल्ट है F बराबर ma, जबकि न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या, देखो तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो फोर्स जो है ना, वो फोर्स जो है वो क्या है, ये आपका लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है। अब देखो इसी को हम ड्राइव करेंगे, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है तो मान 1 आता है, इसलिए आपका सीधे हम लिख देंगे यहाँ पर dp/dt। अब देखो dp/dt, देखो dp/dt, p क्या होता है, m इंटू वी होता है, इंटू क्या है, t होता है, आपका क्या आएगा m इंटू dv/dt आता है, तो क्या क्या आपका m यदि v यदि आपका a यदि m यदि कांस्टेंट है तो आपका क्या जाएगा m इंटू a जाएगा, dv/dt क्या होता है, ये होता है। यहाँ से आपका डेरिवेशन करके क्या आया, F बराबर ma आया, और इसीलिए लोग कहते हैं F बराबर ma क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। जबकि न्यूटन का सेकेंड लॉ ये है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ, और इसी को जब हम ड्राइव करते हैं तब आपका ये आता है F बराबर ma, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं F बराबर ma न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अब आपका है न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, ये सब जानते हैं कि एवरी एक्शन बीच एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं, प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत क्या होते हैं, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे आप सड़क पर चलते हो, ठीक है, जैसे आप सड़क पर चलते हो ना, तो जैसे आपका पैर यहाँ रखते हो ना, पैर ध्यान रखना, तो पैर के द्वारा इस पर बल लगता है और इसके धरती के द्वारा आपका पैर पर बल लगता है, तब आप चल पाते हो, ठीक है, यदि वो बल ना लगे तो आप चल नहीं पाओगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये जो है ना आपका कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के
एक प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। और जो आपका ये रॉकेट जब लॉन्च करते हैं इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे आपका है, आगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में इसमें इसलिए शामिल किया है क्योंकि फ्रिक्शन से भी आपके बीपीएससी एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रिक्शन को भी आपको समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं और एनसीईआरटी में भी बहुत ही अच्छे से इसको दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इस पॉइंट को शामिल किए हैं। अब देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस। समझो ना कि दो सरफेस के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है ना वो क्या है, फ्रिक्शन है। अब देखो आप चलते हो ना, आप चलते हो जब पैर आप रखते हो ना तो पैर के द्वारा ये इसका संपर्क आया, किसके संपर्क में है, धरती के संपर्क आया, तो उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसी कारण से आप चल पाते हो। यदि फ्रिक्शन फोर्स न लगे ना तो आप चल नहीं पाओगे। जैसे बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि बर्फ पर जो है ना फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना आपका मुश्किल होता है। आप देखेंगे जब तेल गिर जाता है ना उस पर चलना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन है तभी आप चल पाते हो। तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो कह रहा है द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस दैट कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। यानी दो सरफेस जो कांटेक्ट में हो और स्लाइड करते हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तभी बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की सतह के दूसरे सतह के संपर्क में आने पर अपनी गति का प्रतिरोध करता है। हाँ, सिंपल ये भी कर सकते हैं कि किसी गति का यदि प्रतिरोध करता है तो वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन क्या करता है, उसको रोकने का कोशिश करता है। आगे चल सकते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, पहला का स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक घर्षण हिंदी में बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, देखो कोई बॉडी जो है ना, कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है और टेंडेंसी है कि वो मोशन करेगा। ठीक है, मान लो आप ऐसे भी देखो, ये आपका क्या है, ये मान लो इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बॉडी हम रख दिए हुए हैं, बॉडी रखे हुए हैं। अब सोचो ना कि ये वहाँ रेस्ट में है, इसमें इंक्लाइन पर रेस्ट में है। ठीक है, यदि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये आपका क्या एफ एस है। ठीक है, एफ एस है, लेकिन वो रेस्ट में है तब एफ एस लगेगा। हाँ, यदि इधर की वेट जो है ना इस एफ एस से ज्यादा हो जाएगा, ये जो आपका एम जी वाला है, यदि इससे ज्यादा हो जाएगा ना, एम जी इधर लगेगा, सॉरी ये आपका एम जी नीचे लगेगा, लेकिन ये आपका थोड़ा हटाओ, एम जी का कंपोनेंट होगा ना भाई, एम जी का कंपोनेंट होगा। यदि एफ एस से ज्यादा हो जाएगा ये आपका मोशन में आ जाएगा, लेकिन वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब इसके बराबर हो। तो ये एफ एस क्या है ना, ये आपका क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जब कांटेक्ट के बीच में कोई मोशन ना हो रहा हो, ठीक है, वो रेस्ट में हो, तब उसके बीच में लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर्पी घर्षण, उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, सर्पी घर्षण। इंग्लिश याद रखो, हिंदी में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इंग्लिश याद रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना वो कब लगता है, जब कोई बॉडी क्या करता हो, मूव करता हो। जैसे ये बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जब बॉडी मूव करेगा तो उसको विरोध करेगा, और विरोध करने वाला फोर्स क्या है, यही फ्रिक्शन फोर्स है, और इसी फोर्स को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक और होता है, एक आपका और है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग, कोई बॉडी जब रोल करता है ना, जब कोई बॉडी रोल करता है तो उसमें बीच में क्या लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, उसको हिंदी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक घर्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉनिक घर्षण। इससे अच्छा है कि इंग्लिश याद रखो, रोलिंग फ्रिक्शन। अब प्रश्न यहाँ से ये बनता है, ये तीनों फ्रिक्शन में ना आपको कभी कभी कंपेयर करने के लिए दे देता है, कभी कभी आपका क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए आपका ये क्या करते हैं, ये तीनों फ्रिक्शन को दे देते हैं। देखो, तो ये आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे अधिक क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक घर्षण। इससे थोड़ा सा कम होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण, और सबसे कम होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोकनिक घर्षण। इस क्रम को आप ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे अधिक होता है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे कम आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था कि जो बॉल बाइंडिंग होता है ना, बॉल बाइंडिंग जो होता है, बॉल बेरिंग में जो ये बॉल होता है ये क्यों होता है, क्या करता है। तो बॉल बेरिंग क्या करता है भाई साहब, बॉल बेरिंग ये करता है ना कि इसके बीच में, इस संपर्क के बीच में जो आपका स्पर्शी घर्षण है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ध्यान रखना,
जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, उसको बदल देता है किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। इसको बदल देता है किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। क्योंकि देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन को कम कर देता है आपका ये बॉल बेयरिंग, ठीक है। इसीलिए बॉल बेयरिंग लगाने से ना सहूलियत होता है, समझ रहे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब आपका है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ से प्रश्न नहीं भी आएगा आपके एग्जाम में, डीपली प्रश्न आएगा तभी आ सकता है, फिर भी आप ध्यान रखना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, सॉरी अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि देखो ये जब का एफ फोर्स होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब सोचो यदि ये जीरो हो जाए, फोर्स यदि जीरो हो जाए तो आपका dp बाई dt का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, यानी इसमें पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, यानी ये आपका m इंटू वी जो है m1 v1 बराबर क्या होगा, m2 v2 होगा, यानी ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। शुरू का जो मोमेंटम होगा वही फाइनल का मोमेंटम होगा, तो यही इसी केस में आपका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। यही आपका लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला आपका है, अगला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो सिंपल है, तो ऊर्जा जो होता है एनर्जी, ना ही वो जनरेट होता है ना ही ये डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊर्जा जो होते हैं ना, ऊर्जा ना ही आपका जनरेट होता है, ठीक है, ना ही ये उत्पन्न होता है, ठीक है, और ना ही आपका ये डिस्ट्रॉयड होता है, यानी समाप्त होता है, ठीक है। फिर होता क्या है, तो एनर्जी हमेशा क्या होता है, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे माध्यम में, ठीक है। जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ना कि वो डिस्ट्रॉयड होता है, ना ही वो आपका क्रिएट होता है। तो यही आपका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस चीज का आप ध्यान रखना। ये आपका यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पार्ट था इस चैप्टर का वो आपका समाप्त हुआ, और आपको अगले क्लास में इससे जितने भी आपका एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को हम हल करेंगे, और जो प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आया होगा उन सभी प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में।